जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस का धमाका। और ये 5वां सेट प्रैक्टिस है। इसके पहले मैं 4 सेट प्रैक्टिस रीजनिंग का करवा चुका हूं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, देखिए और आगे शेयर भी करिए। आज का भी महत्वपूर्ण सेट है। और सुबह में 6 से 7 के बीच आपको 30 मैथ का सेट मिलता है, शाम में 6 से 7 के बीच आपको रीजनिंग का सेट। निश्चित रूप से इसका पीडीएफ आप प्राप्त करिए हमारे टेलीग्राम चैनल आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या टेलीग्राम पे लिखिए आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस, उसको ज्वाइन करिए ताकि आप सेट का या किसी भी बुक का या हमारे असाइनमेंट का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में रेगुलर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर पहला तो बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, संबंध वाला है। जैसे पहिया अनुपात तिल्ली, मतलब पहिया देखते होंगे तो उसमें तिल्ली, जिसका स्पोक्स बोलते हैं आप, साइकिल का देखिए, उसी प्रकार से मोटरसाइकिल का देखिए। तो यहाँ पे तिल्ली, तो पंखा में उसी प्रकार से पंख लगे हुए रहते हैं, ठीक है ना, या डायना बोलते हैं, डायना पंख, जो भी आप बोलिए। तो यहाँ पे पंख होना चाहिए, विंग्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 2। तो बड़ा सिंपल है जी, देखिए एकदम सिंपल से आगे वाले लेवल तक हम लोग पहुंचेंगे। हर तरह के क्वेश्चन 0, 1, 8, 27, इसको देखने में तो लग रहा है 0 है, फिर 1 है, फिर 8 है, फिर 27 है, फिर 8 है। तो नहीं लग रहा है 0 के क्यूब तो 0 ही होता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो निश्चित यहाँ 4 का क्यूब होना चाहिए 64। ऑप्शन मिला लो, 64 है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा ही मजेदार और सिंपल क्वेश्चन है। ग्रीन को लिखा ITGGP, ये तो आप भी बना सकते हैं। देखिए एकदम ध्यान से, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। ग्रीन तो जी को आई लिख दिया है, मतलब जी 7 होता है, आई 9 होता है। एकदम माइंड में रखिए कोड को। 2 बढ़ गया, R 18, T 20, 2 बढ़ गया। ई को जी लिख दिया है, 2 बढ़ा दिया है, और एन को पी लिख दिया, 2 बढ़ा दिया। इसका मतलब पिंक का पूछ रहा है तो पिंक में के भी सभी कोड में 2 बढ़ा दीजिए। आंसर जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। और ये रहा आपके लिए ऑफर धमाका, क्योंकि सेट में आपको ऑफर भी मिलेगा, इसलिए ये कैलकुलेशन है। माइनस का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ गुना है। चिन्ह बदलिए, कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन जितना फास्ट आप करिएगा आंसर जरूर कमेंट करिएगा। ये नहीं कि छोटा है छोड़ दे, ये सब गलत बात है। कैलकुलेशन करने का मौका मिले, जितना छोड़ा जितना बड़ा उसको छोड़िए नहीं, एकदम खुश होकर करिए, तब स्पीड बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। कथन निष्कर्ष हम लोग बनाते आ रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो देख लीजिए, यहाँ कथन निष्कर्ष नहीं बल्कि तर्क और अनुमान है। एक तर्क दिया गया, उस पर आपको अनुमान लगाना है। तो कथन निष्कर्ष में कथन के अनुसार निष्कर्ष होता है, तर्क अनुमान में तर्क दिया रहेगा, अनुमान आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, और तर्क को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। IT मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से मुक्त करती है। IT जो है, IT कंपनियां जो है वो मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से मुक्त करती है। अब आ जाइए अनुमान पहला। IT क्षेत्र की नौकरियां असुरक्षित है। असुरक्षित है, ई कहना कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि असुरक्षित है। बोले कहा है सर, इतना गारंटी के साथ क्यों कर रहे हैं? जब नौकरी से मुक्त कर दे रहा है तो असुरक्षित है ना हुआ। तो आप देखे होंगे कोरोना काल में कितनों बड़ा से बड़ा कंपनी से नौकरी चल गया, लाख लाख रुपए। तो वो मंदी जब ऐसा हो जाए, किसी प्राकृतिक आपदा या किसी कारण, तो उस स्थिति में तब जाके असुरक्षित का मतलब जब मन हुआ निकाल दिया, ये कर लिया, तब हो जाएगा। जब मंदी की यहाँ पर बात कर रहा है, कोई कारण कोई रीजन उत्पन्न कर रहा है, तो यहाँ पे ये असुरक्षित वाला शब्द नहीं होगा। आगे आइए। IT सेक्टर कंपनियां अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से मुक्त करते हैं। अब अक्सर मतलब हमेशा मुक्त करते रहती है, ये तो कहना ये भी मुश्किल है। यानी हम कह सकते हैं दोनों का दोनों निहित नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए कौन ऑप्शन है, 1 और 2 दोनों ही निहित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको तो आप देखिए के बना लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दिए गए चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब, जैसे STRONG लिखा, अब ये एक दर्पण है, तो इधर कैसा दिखेगा? तो बोलिए सर जैसे ये G है, तो अब लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट ऐसे ना बनेगा जी। जैसे G है तो इस प्रकार से बनेगा, इधर से बनेगा। तो इस प्रकार से कौन सा है जो इस प्रकार से दिखा रहा है? तो बोले सर इस प्रकार से तो एक ही ऑप्शन दिखाई रहा है ऊपर की ओर, जो है बी को आप गौर से देखिए। बी है जो इसके
इसका इमेज बनेगा दर्पण में। तो इसको क्या करना है, गौर से देखना है, किसी एक पॉइंट को मिलाइएगा। किसी भी दर्पण में हम सभी जानते हैं पार्श्व उल्टा होता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट क्या होता है, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7। पहले तो देख लीजिए, तर्क है महान अलेक्जेंडर नस्वर था। महान अलेक्जेंडर नस्वर था, ऐसा तर्क दिया गया है। महान अलेक्जेंडर नस्वर था। अब इसके पीछे अनुमान क्या है? महान अलेक्जेंडर मानव था। तो वैसे तो जनरली रूप से भी हम लोग जानते हैं कि अलेक्जेंडर सिकंदर को कहा जाता है, और मानव तो नस्वर होता ही होता है, ठीक है ना। नस्वर तो ऐसे जो चीज़ दिख रहा है वो है ही। तो महान अलेक्जेंडर, अब कोई मानव के पीछे ही महान लगा सकते हैं ना आप, महान और किसी के पीछे, पेड़ के पीछे तो लगा नहीं सकते हैं। तो इन शब्दों के अनुसार भी आप कह सकते हैं, और जनरली रूप से भी आप जानते भी हैं, यदि कथन से भी तर्क से भी छाटा जाए तो भी महान लगा रहे हैं, तो मानव, महान अलेक्जेंडर मानव था, ये तो हो जाएगा निहित। दूसरा, ये दूसरा कह रहा महान अलेक्जेंडर ग्रीक था। तो यहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, महान अलेक्जेंडर ग्रीक था कि नहीं था, ठीक है ना, ऊपर में बताया नहीं गया है। तो यहाँ पर एक है, जो एक है, तो बोले सर मानव भी तो नहीं बताया गया, लेकिन महान लगाया गया है, इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन महान लगाने से कोई जरूरी नहीं है कि ग्रीक हो जाए। तो पहला सही है, दूसरा गलत, यानी निहित मेनली रूप से केवल धारणा एक निहित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। कमाल का क्वेश्चन है, इसको तो ऐसे ही आपके माइंड में आंसर आ गया होगा। उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। तब ले सर बाकी सबको देखते हैं, 1 2 4, इस सब किसी न किसी रूप में पैरेलल है एक दूसरे के। लेकिन तीसरा को देखिए, यदि आगे बढ़ाए तो एक दूसरे को काट देगा, यानी तीसरा आकृति बोले तो तीसरा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी है, बी में तीसरा आकृति दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना है आंसर को क्लिक करते समय, तब आपको सही होने की संभावना, नहीं तो बहुत बार फंस जाते हैं लोग। 3 देखते हैं, या हो सकता है 1 2 3 की जगह ABCD ऊपर में भी दिया रहा है और सी को बी में दे दे, तो सी देखते हैं, सी क्लिक कर देते हैं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन देख के तीसरा आकृति है, लेकिन ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा ही मजे से तुरंत उड़ा देंगे। डायरेक्शन का क्वेश्चन है। एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, हम सभी जानते हैं। पहले डायरेक्शन समझ लीजिए, कोई भी प्लेन पर आप खींचते हैं तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, राइट पूरब, लेफ्ट पश्चिम। इसकी जानकारी आपको पहले से होगी, सभी बच्चों को होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि एक्स पश्चिम की ओर, मान लीजिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ से पश्चिम की ओर चला, पश्चिम इधर है, कितना चला 3 किलोमीटर, और फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर चला। 4 किलोमीटर उत्तर मतलब क्या हुआ, ऊपर उत्तर चला। एक्स की यात्रा के आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? तो बोलिए सर आरंभिक बिंदु ही है, अंतिम बिंदु ही है, तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यह जो है एक समकोण त्रिभुज बन गया, आई 3 है, ये 4 है, तो कर निकाल दीजिए, 5 हो जाएगा। ये तो आपके माइंड में पहले ही हम पाइथागोरस पूरा क्लियर कर चुके हैं, नहीं तो आराम से कर निकाल दीजिए। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। बड़ा ही सिंपल है, लेकिन इसको ऑप्शन से छाटना पड़ेगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा। बस ध्यान से कंसंट्रेशन बना के देखिए, क्वेश्चन कैसा भी हो, आपके अंदर हड़बड़ाहट होगा तो एग्जाम में कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाइए। मतलब ऐसा आकृति को मिलाइए जो लगभग मिलता जुलता, उसे 3 समूह, ऐसे भी 9 आकृति दिया हुआ तो 3 समूह ही बनेगा, तो 3 समूह बनाइए। अब इस तरह के बनने वाले 3 समूह है कौन? तो इसको तो आप ऑप्शन से ही चेक करिएगा। पहला ऑप्शन यदि आ गया तो आपका किस्मत ठीक है। 1 3 5 को मिला रहा है, तो बोले सर 1 त्रिभुज है और ऊपर में वृत्त से कटा हुआ है, 3 भी वर्ग है वृत्त से कटा हुआ है, 5 है, मतलब कि इस प्रकार से कटा हुआ आकृति तो है, लेकिन वृत्त से कटा हुआ नहीं, लेकिन कटा हुआ है। तो 1 3 5 तो समथिंग लगभग में मिल रहा है, लेकिन 1 3 5 ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। अब आइए ए का ही 2 7 9 मिलाते हैं, तो 2 7 9 1 3 5, तो जब ABCD चारों में है तो ये तो कन्फर्म है। अब आइए क्या 2 7 9 मिल रहा है, तो 2 वृत्त को वृत्त से ही काट रहा है, जबकि 7 में त्रिभुज के अंतर वृत्त है, तो खत्म हो गया, ही नहीं होगा। अब 2 4 8 को मिलाइए, 2 वृत्त को वृत्त से काट रहा है, आयत को आयत से काट रहा है, तो 2 4 तो मिला, 8 8वां, लेकिन यहाँ चतुर्भुज के अंदर में वृत्त है, कैंसिल हो गया, बी ऑप्शन भी खत्म। सी आइए 6 4 9 मिला रहा है, तो बोले 6 जो है वृत्त के अंदर त्रिभुज है और 4 जो है
आयत आयत को काट रहा है, ये भी डिफरेंट हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अब तो एक ही बच गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप मिला लीजिए, आराम से मिल जाएगा। 3 ऑप्शन छठा तो निश्चित है वो मिलेगा ही मिलेगा। यानी 1 3 5 2 4 9 और 6 7 8 कंफर्म हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो थोड़ा चालाकी से इस प्रकार के प्रश्नों को छाटना है, उलझना नहीं है, बल्कि बस कंसंट्रेट होकर छाटिए, आंसर जल्दी भी आएगा। और देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन तो जरूर होगा जो आपका टाइम लेगा, 10 से 15% क्वेश्चन टाइम टेकन होगा और उसी पे रिजल्ट भी निर्भर करेगा, लेकिन उसके लिए आप समय लाइएगा कहाँ। तो जो क्वेश्चन ईजी है, जो जनरल है, उस पर ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत है। वैसे मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन पे बल देता हूं ताकि छोटे छोटे क्वेश्चन से समय बचा के उस क्वेश्चन पे दिया जाए जो आपको फंसाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जो जिसको बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखने की जरूरत है, तभी आप उसमें बेहतर कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 एकदम कमाल का वक्तव्य और निष्कर्ष है। तो वक्तव्य वही कथन, समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता। समय और प्रवाह मतलब धारा किसी का इंतजार नहीं करता, एक वक्तव्य रखा गया है। अब इस पर निष्कर्ष आप अपना निकालिए। समय किसी के नियंत्रण में नहीं है, बिल्कुल सही है, और ऐसे भी बोल दिया है किसी का इंतजार नहीं करता। दूसरा ये, हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो वक्तव्य दिया गया है, इसके अनुसार दूसरा भी तो सही होगा, क्योंकि समय क्या बोल रहा है, समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता, समय किसी के नियंत्रण में नहीं है, सही बात है। और हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्लियर है, ये भी सही होगा। यानी यहाँ पे दोनों का दोनों सही। ऑप्शन मिला लीजिए 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही सिंपल है, ज्यादा जटिल फिगर नहीं है। इसमें आपको त्रिकोण यानी त्रिभुज गिनना है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका सही जवाब देता है। सही जवाब देता है, क्योंकि देखिए बहुत जटिल जटिल क्वेश्चन का इस प्रकार के त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज गिनने वाला मैं 3200 2700 में सोल्यूशन किया हूं भाइयों। आप सभी देख भी रहे होंगे रेगुलर, जो नहीं देख रहे हैं आप डेली जो मैंने करवाया है, मैथ में भी ये सब पूछा गया और रीजनिंग में भी जहां तक करवाया है उसको बारीकी से पूरा देखो। पूरा 3200 2700 का मैथ करवा दिया, उसमें भी बहुत सारा त्रिभुज गिनना मैंने बताया है। और त्रिभुज ये रीजनिंग में 1400 करवाया, वहां तक भी त्रिभुज गिनना मैंने बताया है। उसे आप जरूर देखते रहिए, रेगुलर एग्जाम के पहले जरूर पूरा देख लीजिए। इसका आंसर कमेंट करना है जरूर से जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13। अभी तक बिल्कुल एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलते आ रहा है। आगे देखिए होता क्या है, सिंपल हार्ड जो भी जैसा भी सेट आ जाए छोड़ना नहीं है। ये क्यू है, फिर ओ है, फिर एल है, फिर एच है, फिर वाट। 17 होता है, 15 है और एल 12 होता है, 8 होता है। तो बोलिए सर पहले 2 घटा है, फिर 12 है जी, 3 घटा है, फिर 4 घटा, तो निश्चित है 5 घटे। 8 में से 5 जाएगा 3 होगा, और 3 मतलब सी होता है, यानी कन्फर्म है भाट के स्थान पे क्या होना चाहिए, सी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14 एकदम कमाल का, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला तर्क या कथन उसी को बोल दिया है। आप पूर्व धारणाएं दिया है, पूर्व धारणा मतलब कोई तर्क रखा गया तो उसके पीछे क्या धारणाएं हैं, उसके पहले क्या धारणाएं थी जो तर्क दिया गया, ये सोचना है। तो इस प्रकार में कथन निष्कर्ष आता है, कथन तर्क आता है, कथन धारणाएं आती है, जिसका संपूर्ण सॉल्यूशन यूथ रीजनिंग में मैं करवा रहा हूं। अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके नजरों से गुजरेगा, कॉन्फिडेंस आपका बन जाएगा। यदि आप चाह रहे हैं कि मैथ की तरह सर इसका एक ट्रिक बना दीजिए और उसी को फॉलो करेंगे सब बन जाएगा, एकदम मुश्किल है, ये सोचने वाला है। और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके नजरों से गुजरना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। तो तर्क पढ़िए। चेतावनी, एक चेतावनी लिखा हुआ, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब इस पर 2 निष्कर्ष है, पूर्व धारणा है। चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। जब हानिकारक होता है तब चेतावनी की तो आवश्यकता है, ये बोल रहा है चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, शराब का सेवन ना करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, ये भी गलत है। कोई जरूरी नहीं है कि शराब का सेवन करता है वही सिर्फ अस्वस्थ होता है, जो नहीं करता है वो भी अस्वस्थ होते हैं। ये बोला शराब का सेवन ना करने वाले लोग स्वस्थ होते हैं, यानी दोनों के दोनों पूर्व धारणा अंतर्निहित नहीं है, यानी ना तो पूर्व धारणा 1 ना ही पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग का आ गया 15। ध्यान से समझिए, ये इस प्रकार का एक फिगर दिया गया है। ये पूछता है क्या, इस प्रकार के फिगर देके ये पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है नीचे दिए गए चित्र को 4 उत्तर वाले चित्र में से एक में सन्निहित किया गया, कोई एगो में ये वाला फिगर सन्निहित है। तो बोल रहा है समाविष्ट करने वाला सही चित्र का कौन है जो इसको समाविष्ट किया हुआ है।
तो बोलिए कि सर यदि गौर से देखा जाए, एक तो नहीं होगा, ये तो ऐसे ही छट गया, तो सीधा साधा। बी भी छट गया, बी में भी ऐसा कोई मोड़ बीच में नहीं है, तो सीधा ऊपर जाके वर्ग नीचे त्रिभुज बना दिया। तो बोले सर सी कहाँ है, सी तो छट ही गया, सी में नीचे वर्गाकार ऊपर त्रिभुज होता है, ऐसा फिगर बनने की कोई संभावना नहीं है कहीं पर, इधर जाके इधर तिरछाना, तो फिर डी है ना बचा। तो आकृति डी और संयोग से ऑप्शन भी डी दिया है, लेकिन आकृति दिया तो ऑप्शन ए भी दे सकता है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए ई डी में मिल जाएगा, डी को यहाँ पर मिलाया गया है, देखिए ना, डी जो बना हुआ है उसको ई वाला लाइन लेके इस प्रकार से यहाँ से जो मोड़ा है ना उसको आप ले लीजिए, और उसके बाद ई वाला भाग को जो ऐसे करके इधर मिलाया है। डी को आप गौर से देखिए ना, डी ए में यही है, बाकी किसी में है ही नहीं, एकदम आराम से पता चल जाएगा, इसको अलग से और समझाने की जरूरत ही नहीं है। और डी भी है, ऑप्शन भी डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 16, बस छाटना है। दिए गए नए युग्म के अनुरूप शब्द युग्म का चयन विकल्पों से करें। घोड़ा पोनी, वैसे घोड़ा जो होता है ना उसका जो छोटा बच्चा होता है उसको पौनी बोला जाता है, ठीक है। इसका अर्थ भी आपको समझना होगा, यहाँ तो हिंदी दिया हुआ है, अब तो और इंग्लिश में भी देने लगा है, ठीक है ना। तो घोड़ा पोनी, तो बेटा बेटी तो सीधे पुल्लिंग स्त्रीलिंग दर्शा रहा है, नर मधुमक्खी मादा मधुमक्खी पुल्लिंग स्त्रीलिंग, हिरन हिरनी भी वही दर्शा रहा है। तो बी है जो सबसे डिफरेंट है। कीड़ा, कीड़ा जो कीट जो होता है उसके जो छोटा छोटा उसको इल्ली कहते हैं, ठीक है ना, ये जानना होगा तभी आप मार सकते हैं, इसमें कोई मैथमेटिकल ट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 तो और एकदम लॉलीपॉप है। बोला 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, वाट है। 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, वाट के स्थान पे 24। टकाटक आंसर मार के निकाल लो। बोलिए सर ऐसा पूछा जाता तो गदगदा जाएंगे एकदम। 30 में 30, 30 में 30, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही मजे से आकृति को देखिए। प्रश्न चिन्ह के जगह के सही आकृति चुने। तो यदि आप पहला, दूसरा और तीसरा आकृति को ध्यान से देखते हैं तो पहला में वृत्त, दूसरा में वृत्त, तीसरा में तो है वर्ग ही, लेकिन पहला और दूसरा को यदि आप गौर से देखते हैं तो पहला में प्लस का चिन्ह दिया गया है वृत्त में, और उसके बाद जहां जहां पे प्लस का चिन्ह जा रहा है उसके बीच में से कॉर्नर को निकाला गया है। उसके बाद दूसरा आकृति उसी से बना हुआ है, जो प्लस वाला आकृति था वो माइनस मतलब गुना के रूप में कन्वर्ट हो गया, एकदम ध्यान से देखिए, और बीच से लाइनिंग को निकाला गया है। तो बोले सर इसका क्या बनेगा, ये जो दिया हुआ ये वाला, तो ये दिया हुआ है गुना, तो गुना दिया हुआ है तो ये बन जाएगा क्या, तो बोले सर ये बन तो जाएगा प्लस, लेकिन प्लस बन जाएगा तो ये दोनों के, ये जब गुना था तो बीच में था, तो बोले सर ये दोनों के बीच में था तब तो ये कोना से गुजरेगा। तो बोले सर कोना से गुजरने वाला तो फिर एक ही ऑप्शन है, और वो है ऑप्शन, ये आकृति है, वो है आकृति नंबर तीसरा। एकदम ध्यान से देखिए, लेकिन आकृति तीसरा जो दिया है वो ऑप्शन बी में दिया है, ये भी कमाले के बात है। आकृति तीसरा जो है वो ऑप्शन बी में दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का अगला जो फिगर होगा आकृति 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 19, जरा ध्यान से देखिए, इसमें सीधी रेखाओं की संख्या गिनना। यदि आप गौर से देखें तो फिगर इस प्रकार से बना हुआ है, एक अंदर में आयताकार बना हुआ है, एक बाहर में आयताकार बना हुआ है। उसके बाद देखिए बड़ा कमाल का चीज़ है, यहाँ पे एक यहाँ से ऐसे तो बना है, लेकिन एक अलग से इससे रिलेटेड इस प्रकार से आयत बनाया गया है, ये ऐसा ही बना हुआ है, कुछ एकदम वो बहुत सेम है। बाकी तो आपको फिगर दिख ही रहा है, आप गिन लीजिए। इसमें सीधी लाइन, सीधी रेखाओं की संख्या क्या है, तो बोले सर 1 2 3 4 5, बड़ा बड़ा गिन दिए। उसके बाद देखिए 6 7 8 9, उसके बाद 10 11 12 13, 13 को है। और बोले सर 13 के बाद तो एगो ज़्यादा 14 है, लेकिन 13 आराम से गिन के आ ही रहा है, तो ऐसे भी 13 ज़्यादा एक ही ऑप्शन है ही है, तो 13 आराम से गिन के देखिए ना, हम सीधा गिन दिए 1, ये भी हम पूरा गिन दिए चूंकि पूरा है, 2 3 4 5, और फिर इसमें देखेंगे 4 को, 5 4 9, इसमें 4 को देख लेंगे, 9 4 13, आराम से तुरंत आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कमाल का क्वेश्चन है, बस समझना है, बड़ा ही आसान है लेकिन समझना है। यदि दिए गए अनुक्रम में प्रत्येक पद को बाईं ओर से उसकी स्थिति के अनुसार 1 2 3 के क्रम में संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया गया, इसलिए हम इसको पहले ही लिख दिए, समझाना आसान हो जाएगा आपको। तो प्रतीकों के लिए निर्धारित संख्याओं का कुल योग होगा। प्रतीकों के लिए जिस जिस संख्याओं का यूज किया गया उसका योग क्या होगा, तो प्रतीक के मतलब जैसे हो गया यहाँ पे, ये देखिए ये तो लेटर है ई,
आपको प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो ये भी एक प्रतीक ही हो गया है, चिन्ह ही है। तो इसके लिए 2 को जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर 6 को जोड़ेंगे, फिर 7 को भी जोड़ेंगे, फिर प्रतीक में ये भाट आ गया 10 को, फिर 11 को, फिर @ वाला को। बाकी तो और प्रतीक है नहीं, तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 2 + 6 + 7 + 10 + 11 + 13। जोड़िए 2 6 8 7 15 10 25 और 11 36। 36 में यदि आप 13 को जोड़ते हैं, 36 में 13 को जोड़ते हैं तो 49 होता है। कमाल हो गया। यानी हम लोग जो प्रतीक, जो चिन्ह है, उसका जो अंक है, जो स्थान पे वो आया है, उसको यदि हम जोड़ें तो हम लोग का आंसर 49 आना चाहिए, जो दर्शा रहा है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन सेकंडों में बनने वाला है। चूंकि आपके सामने तो फिगर ऑनलाइन एग्जाम में भी कंप्यूटर पे ही रहेंगे, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, क्योंकि आप बन तो जाएगा लेकिन आप सीखे रहिए तब, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाइएगा। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे दिया है मैंने लिख दिया है। ये आयत जो है ये लड़के को दर्शाता है। हालांकि देखिए ये भी इसी प्रकार से फिगर बना है, इसको भी आयत के रूप में, लेकिन इसको वर्ग के रूप में बनाना चाहिए, क्योंकि जो लिखा है उसके अनुसार हम बोल रहे हैं। आयत लड़के को, ये वृत्त जो है खिलाड़ी को दर्शा रहा है। उसके बाद लड़कियों को दर्शाया जा रहा है, त्रिभुज के द्वारा लड़कियों को दर्शाया जा रहा है। और ये वर्ग एक दिया है, अनुशासित को वर्ग दर्शा रहा है, तो ये वर्गाकार देना चाहिए। हालांकि हम भी बना दिए हैं आयत के तरह ही, जैसे ही बनाया हुआ, ये बनाया हुआ आयत के जैसा ही। तो 2 आयत है, तो चूंकि लड़का वाला ज़्यादा पतला टाइप के लिखा होता है, इसलिए ये वाला को इसको लड़का मान लिए हम, और ये वाला अनुशासित हो गया, और ये वाला है जो खिलाड़ी हो गया, और ये लड़की को दर्शा रहा है। जैसे संख्या टोटल मैंने लिख दिया है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दिए गए बेनारेख के अनुसार कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, छात्रों मैंने लड़का की लड़की, तो लड़का, छात्रों, छात्राओं मैंने लड़की, तो छात्रों की संख्या जो ना तो एथलीट है, एथलीट मतलब खिलाड़ी, ना तो खिलाड़ी और ना ही अनुशासित है। तो बोले सर छात्रों की संख्या होना चाहिए, ना तो एथलीट मतलब ना तो वृत्त में होना चाहिए, ना तो इसमें होना चाहिए। तो बोले सर पहली बात तो यदि छात्रों की संख्या बोला है तो यही होगा, ठीक है। अब इसमें ये वृत्त वाला नहीं होगा और इसका वाला नहीं होगा, तो अब एक ही को ना बचा 10। वैसे छात्रों की संख्या जो ना तो एथलीट है ना तो खिलाड़ी है, वो कितना है 10। हम लोग का आंसर हो गया 10। कितना आसान था, बस सिर्फ इसको समझना था। तो 10 हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22। बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। बाइबिल कुरान, मतलब बाइबिल भी एक धर्म ग्रंथ है, कुरान भी धर्म ग्रंथ है। भले दोनों अलग अलग धर्म का, एक ईसाई का एक मुस्लिम का है, लेकिन दोनों धर्म ग्रंथ है। मतलब दोनों में समानता यह है कि दोनों धर्म ग्रंथ है। तो इसी भाव से आप आंसर भी छाटिएगा। यदि उल्टा का भाव उत्पन्न हो तो उल्टा के भाव से आंसर छाटिएगा, ये ध्यान में रखना है। तो पूजा स्थान, अब पूजा स्थान आपस में समान थोड़ी ना हुआ। मंदिर प्रार्थना, मंदिर में प्रार्थना किया जाता है। भगवान मनुष्य, समान थोड़ी ना हुआ। सेब संतरा, इस समान हुआ। सेब भी संतरा, सेब भी फल है, संतरा भी फल है, दोनों में एक कॉमन चीज हुआ कि दोनों फल है। उसी प्रकार से बाइबल और कुरान दोनों धर्म ग्रंथ है। तो यहाँ पर सबसे आपको मिलता जुलता ऑप्शन नंबर डी, सेब और संतरा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 23। इसका तो आप देखते ही, देखिए ना, एक दर्पण दे दिया, इधर पान का पत्ता और राइट में डॉट दे दिया है। तो राइट वाला जो डॉट है वो लेफ्ट हो जाएगा, और पान के पत्ता में जो डिजाइन लेफ्ट में वो राइट में, और बाकी तो ऊपर नीचे वाला सेम ही रहेगा। तो बोलिए सर ऐसा ऑप्शन तो एक गो ए है। देखिए बी और सी तो ऐसी छट जाएगा। हालांकि देखिए आकृति ए बी सी डी, ये आपको मिसप्रिंट होके बी सी एक के जगह लिखा गया है, लेकिन दूसरा तीसरा बी और सी तो ऐसे ही छट जाएगा। तो डी और ए में कुछ मिल भी रहा है, लेकिन यदि आप डी को देखिए तो राइट में यहाँ भी डॉट है, यहाँ भी राइट में डॉट है, तो निश्चित है छट गया। हम लोग का हो जाएगा आकृति ए, और आकृति ए दिया भी ऑप्शन ए में है, तो आकृति भी ए और ऑप्शन भी ए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हम लोग पहुंच गए देखते ही देखते क्वेश्चन नंबर 24। बड़ा ही सिंपल है। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें। विचार करो और तय करो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऐसा मैथ में भी क्वेश्चन आता है और रीजनिंग में भी। आखिर क्वेश्चन है क्या, 50 छात्रों के कक्षा में ऊपर से x का स्थान, x का स्थान पूछा जा रहा है। क्या है, ऊपर से, ऊपर से x का स्थान क्या है, जबकि टोटल संख्या दे दिया है 50।
यदि आप रैंकिंग टेस्ट पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि ऊपर से उसी का स्थान निकाल सकते हैं जिसका नीचे से दिया रहे, या दाएं से स्थान निकालना है तो बाएं से उसका दिया हुआ रहना चाहिए। टोटल में एक जोड़ के दाएं वाला घटाएंगे बाएं, बाएं वाला घटाएंगे दाएं, ऊपर वाला घटाएंगे नीचे, नीचे वाला घटाएंगे ऊपर। रैंकिंग टेस्ट में और क्लियर करेंगे, यूथ वाला पढ़ाएंगे बढ़िया से। तो यहाँ पे ये इसका आंसर लाने के लिए पहला कथन पहले पढ़ते हैं। बाई का स्थान 1 से 4 स्थान नीचे है और नीचे से 30वां है। देखिए क्या बोला है, बाई का स्थान नीचे से 30वां है तो निश्चित है बाई ऊपर से कैमा हो जाएगा। तो बोले सर टोटल 50 है, 50 में 1 जोड़ के 30 घटा दीजिए, 51 में से 30 गया 21वां। तो बाई ऊपर से, चूंकि नीचे से देल है तो ऊपर से ही निकलेगा, तो बाई ऊपर से 21वां निकल गया। लेकिन क्या बोला, बाई का स्थान x से 4 स्थान नीचे है, x से 4 स्थान नीचे है। सोचिए बाई का स्थान 1 से 4 स्थान नीचे है, यानी कि उसमें 4 और जोड़ देंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो यहां से भी x का स्थान निकल सकता है। अब आ जाइए दूसरा, स्थान निकालने से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन कंफर्म हो गया कि यहां से निकल जाएगा क्योंकि बाई 4 स्थान नीचे है। ठीक है, x। अब आ जाइए, x से 4 स्थान नीचे है बाई, तो बाई निकलिए गया, 21वां 4 स्थान नीचे कर देंगे, x निकल जाएगा, पहला से निकल गया। z का स्थान x से 2 स्थान ऊपर है और नीचे से 32वां है, z नीचे से 32वां है, तो z ऊपर से निकल जाएगा। बोले सर टोटल है 50, 50 में 1 जोड़ के 32 घटाएंगे, 51 में से 32 गया 19वां। तो देख लीजिए क्या हुआ, z जो है ऊपर, z क्या है नीचे से 32वां है तो ऊपर से 19वां हो गया। अब कहता है z का स्थान x से 2 ऊपर है, तो अब आराम से x से 2 ऊपर है तो इससे 2 नीचे x हो जाएगा, तो इससे 2 नीचे कर दीजिए, निकल जाएगा, एकदम आराम से निकल जाएगा, कहीं पर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें से 4 नीचे कर दीजिए, निकल जाएगा। लेकिन निकालने के लिए इससे भी निकल रहा है, इससे भी निकल रहा है, तो 1 और 2 नहीं होगा। 1 और 2 कब होता है, जब दोनों का प्रयोग, लेकिन कोई एक का प्रयोग करके निकल रहा है, तो यानी आंसर देने के लिए 1 या 2 पर्याप्त है। तो देखिए 1 या 2 ऑप्शन मिला लीजिए दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए। कौन वाला ऑप्शन है जो 1 या 2, तो बोलिए सर बी में दर्शा रहा है, या तो 1 या तो 2, या तो 1 या तो 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 25, फिर से वही है, पहले कथन पढ़िए, सॉरी पहले पूछना क्या चाह रहा है। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। मृणाल की उम्र क्या है, हमें मेनली रूप से मृणाल का उम्र निकालना है। अब देखते हैं कि उम्र क्या है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन ये लाने के लिए कौन कौन कथन महत्वपूर्ण है। मृणाल की माँ उससे 20 वर्ष बड़ी है। अब मृणाल की माँ 20 वर्ष बड़ी है, अब कितना है उसका एज माँ का ही पता नहीं है। आगे तो पहला तो अभी नहीं कर सकते हैं, हो सकता है पहला दूसरा मिला के हो जाए। आगे दूसरा में कहता है मृणाल का भाई उसकी तुलना में 3 वर्ष छोटा। अभी इससे कैसे होगा, अब 3 वर्ष छोटा है, कितना से 3 वर्ष छोटा है, या तो छोटा भाई का उम्र दे रहा था ना, उससे 3 वर्ष बड़ा मृणाल कर देते, या माता का आयु दे रहा था तो उससे 20 वर्ष छोटा मृणाल कर देते। तो इससे कैसे निकले, इसके लिए और आंकड़े की आवश्यकता हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, क्या बोल रहा है, दिए गए प्रश्न का उत्तर ए में देने के लिए 1 अकेला पर्याप्त है, तो गलत हो गया, 2 पर्याप्त है, ये हो गलत। सी देखिए, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है, और प्रश्न का उत्तर देने के लिए अतिरिक्त आंकड़े की आवश्यकता है, यही सटीक आंसर होगा। डी में तो और दोनों को पर्याप्त कर रहा है, यानी हम लोग का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 26, बड़ा कमाल का क्वेश्चन, मतलब ये सब क्वेश्चन ऐसा जो कंसंट्रेट होकर पढ़िए तब जल्दी आंसर मारेगा। हड़बड़ाहट में आप चाहिए कि मार के निकल जाएंगे तो नहीं होगा, पढ़ना होगा। नीचे दी गई सूचना को पढ़ें और क्या बोल रहा है, पढ़ें और उनके आधार पर प्राप्त होने वाले उचित निष्कर्ष का चयन करें। बात क्या है, नीट NWT नीट ने एक परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित शर्तें तय की है। वाह, मतलब परीक्षा में भाग वही ले सकता है जिसकी कुछ शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है, पहला शर्त है एक परीक्षार्थी को 12वीं कक्षा में जीव विज्ञान भौतिकी एवं रसायन वर्ग में न्यूनतम 50% होना चाहिए। जीव विज्ञान भौतिकी एवं रसायन में न्यूनतम 50%, ठीक है, किसमें, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। समझने का बस इंसान के लिए तो इशारा ही काफ़ी, समझ ही जाइएगा। दूसरा कह रहा है 31/3/2018 को परीक्षार्थी की आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। 31/3/2018 को परीक्षार्थी की आयु कई वर्ष होनी चाहिए, 17 वर्ष। अच्छा, तीसरा, मतलब तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरा तो आप समझ ही जाएगा, पहला हो गया, दूसरा तीसरा। परीक्षार्थी द्वारा 12वीं में जीव विज्ञान भौतिकी एवं रसायन विज्ञानों का
रसायन शास्त्र का चयन, यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही चयन करना चाहिए, अगला सब्जेक्ट नहीं। अब आ जाइए कि कौन ऑप्शन ऐसा परीक्षार्थी 1 का परीक्षार्थी 2 दिया है। अब देखते हैं किसका किसका सिलेक्शन होता है। परीक्षार्थी पहला आ जाइए, इसका क्या क्या कंडीशन है। तो परीक्षार्थी पहला कहता है राम के जन्म तिथि 14/5/2001 है, तो 14/5/2001 है, तो 14/5/2001 है, तो 14/5/2018 को इस 17 साल होगा, लेकिन यहाँ 31/3/2018 को 17 साल पूरा रहा है। ये तो बेचारा इसी छट गया, तो छट गया तो इसको छाट दीजिए, खत्म हो गया। अब परीक्षार्थी 2 आइए, देखते हैं ये भी छटेगा क्या, इसको भी भाग लेने का मौका मिलेगा कि नहीं। तो बोल रहा है दूसरा परीक्षार्थी के बारे में क्या, श्याम की जन्म तिथि 16/8/2000 है। आई 16/8/2000 है, तो 16/8/2017 को 17 वर्षीय हो जाएगा, तो 18 तक तो और ज़्यादा ही हो जाएगा, तो निश्चित है ये तो सही है। उसने जीव विज्ञान, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र में 60%, जबकि न्यूनतम 50 चाहिए, तो ये तो हो ही रहा है, यानी इसका एकदम आराम से मौका मिल जाएगा परीक्षार्थी को, निश्चित रूप से इसको मौका मिल सकता है। यानी यहाँ पे केवल 2 होना चाहिए, तो केवल परीक्षार्थी 2 को ही पात्रता प्राप्त होगी परीक्षा देने के लिए। क्लियर? तो अस्थिर से पढ़कर ही इसका आंसर आप दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27 को तो चुटकियों में उड़ा दोगे। कह रहा है 19 × 23, तो पहलिए से दे रहा है 437, ऐसे भी गुना करिए, इतने आएगा। तो पूछ रहा है 190, एकदम बढ़िया समझो, 190 × 0.023 क्या होगा, तो हम 19 से गुना 23 कर देते हैं पहले, 437 से होगा, लेकिन कई अंक के बाद दशमलव, तो बोले सर 3 अंक के बाद दशमलव, लेकिन ये एगो 0 भी तो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं, एगो 0 को बदले दशमलव घसक गया, यानी 4.37। एकदम चालाकी से हम लोग बना लिया, ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हो गया हम लोग का कितना, 27 न था, तो 28, बड़ा ही कमाल का, देख लीजिए 28 क्या बोल रहा है जरा समझिएगा। तो तर्क को समझिए पहले, ऊपर वाला क्या पढ़ना, तर्क को समझिए। तर्क है, उसके पहले कुछ कथन दिया और निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े और तय करें कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क प्रभावशाली है। तो ऊपर कथन पढ़िए, क्या आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी चाहिए जब तक आप अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में नहीं बदल दें। नहीं कहा जाता है कि इतना मेहनत करो कि आपका हस्ताक्षर ऑटोग्राफ में बदल जाए, लोग आपका हस्ताक्षर लेने के लिए बेचैन हो जाए, भीड़ लगा दें, यही कहना चाह रहा है। तो अब आ जाइए, तर्क कह रहा है, पहला तर्क क्या कह रहा है, तब तक मेहनत करें जब तक आप उस स्थिति पर नहीं पहुंच जाएं जिसमें आपको किसी को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही, अभी तक तो लग ही रहा है, लेकिन दूसरा भी देख लीजिए। दूसरा देखिए, आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए कड़ी मेहनत करें। अब कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ आर्थिक रूप से तो आदमी कैसे भी बन सकता है। यहाँ आप फेमस होइए, तो फेमस हो जाए तो आर्थिक रूप से तो अपने आप बन जाइएगा। तो मेनली रूप से सबसे शक्तिशाली शब्द पहला कि तब तक मेहनत करें जब तक आप उस स्थिति में पहुंच जाए कि किसी को आपको अपना परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं है, लोग खुद ही आपको जाने। तो पहला जो है सबसे शक्तिशाली है, और यही तर्क शक्तिशाली, यानी हम कह सकते हैं केवल तर्क एक प्रभावशाली है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो गया 29, एकदम कमाल का क्वेश्चन है। तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें नीचे दिया गया कौन सा अनुमान नहीं था। अब यहाँ तर्क पहले दे दिया, उस पर अनुमान लगाना है। तर्क दिया है कि कॉलेज परिसर में सेल फोन का प्रयोग सख्ती से निषिद्ध है। अब काहे ऐसा किया गया, सोचिए। एक तर्क है कि सख्ती से निषिद्ध है, मतलब सेल फोन का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं कॉलेज परिसर में। अब आ जाइए अनुमान पढ़िए। पहला, कॉलेज परिसर में फोन का उपयोग करने वाले छात्रों को सख्ती से दंडित किया जाएगा। अब दंडित करने का तो चर्चा नहीं किया है, कॉलेज परिसर में सेल फोन का प्रयोग सख्ती से निषिद्ध किया गया है, मना किया गया है। लेकिन यहाँ पर तो ऊपर दंडित करने का चर्चा नहीं किया गया है कि दंडित किया जाएगा। कॉलेज परिसर में फ़ोन का उपयोग करने वाले छात्रों को सख्ती से दंडित किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं चर्चा किया है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, बड़ा कन्फ्यूजन इस सब में होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, अपने आप स्पीड आएगा। यदि आप मान लीजिए कि इस प्रकार के प्रश्न हमसे नहीं होगा तो फिर आप कमज़ोर पड़ जाइएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, इसके साथ संघर्ष करना होगा। कॉलेज परिसर में किसी भी छात्र को फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, ये वाला तो कन्फर्म हो गया।
कि अनुमति नहीं, मतलब सख्ती से लागू कर दिया गया कि अनुमति नहीं है, लेकिन दंडित का बात नहीं किया गया है। तो यहाँ पर होना चाहिए केवल अनुमान दो निहित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आज के धमाकेदार क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। हालांकि आज का लगभग क्वेश्चन इजी है, लेकिन देखते हैं कौन कौन बच्चा कमेंट करता है कि 30 में 30 आया है। देखते हैं किनका किनका 30 में 30 आया है। जरूर से जरूर कमेंट करना, सभी को कमेंट करना, तब मजा आएगा। इजी सेट पकड़ा जाए, हार्ड सेट पकड़ा जाए, हर तरह के सेट से मैं आपको रूबरू करवा दूंगा एग्जाम तक। बस आप बने तो रहिए। यहाँ देखिए, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। कौन सा शहर सीधी रेखा पर स्थित है? तो जैसे बोल रहा है उसे चलिए। यू शहर भी से 9 किलोमीटर पूरब है। यू शहर भी से 9 किलोमीटर पूरब है। तो पहले भी लेंगे। हम सभी जानते हैं कि पूरब इधर होता है, पहले आप जान जाइए। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट पूरब, लेफ्ट पश्चिम, इसमें नो डाउट। अब क्या बोला है? यू भी से, तो जिससे बोला उसको पहले लिखिए। 9 किलोमीटर पूरब है, तो यहाँ पर यू लिख दिए 9 किलोमीटर। आराम से बनाइए ना, आ जाएगा। डब्ल्यू शहर यू से 5 किलोमीटर दक्षिण है। यू से 5 किलोमीटर दक्षिण है, मतलब नीचे हो गया। डब्ल्यू दक्षिण है। शहर एक्स शहर डब्ल्यू से 3 किलोमीटर पश्चिम है। शहर एक्स शहर डब्ल्यू से 3 किलोमीटर पश्चिम है, तो यहाँ पर एक्स हो गया। आ गया ये। शहर बाई शहर एक्स से 5 किलोमीटर उत्तर है। शहर बाई शहर एक्स से 5 किलोमीटर उत्तर है, तो बोले सर एक्स से 5 किलोमीटर, एक्स के जस्ट सामने। अब 5 किलोमीटर उत्तर, तो यह तो 5 है ही है, यानी आप कह सकते हैं कि जस्ट यहाँ पर ही बाई है। एकदम बिल्कुल राइट, नो डाउट। आगे बढ़िए। आगे क्या है? बाई शहर एक्स से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर है। उसके बाद लास्ट में कहता है शहर जेड शहर एक्स से 7 किलोमीटर दक्षिण है। शहर जेड शहर एक्स से 7 किलोमीटर दक्षिण है। शहर जेड शहर एक्स से 7 किलोमीटर दक्षिण, मतलब नीचे। अब ये पूछ क्या रहा है? कौन से शहर एक सीधी रेखा में है? यू भी डब्ल्यू है क्या? तो बोले सर यू भी डब्ल्यू है, तो एक सीधी रेखा में कहाँ है? गलत हो गया। एक्स वाई जेड। बोले यस सर, एक्स वाई जेड। डायरेक्शन नहीं बताया कि किधर, लेकिन एक सीधी रेखा में हो नहीं गया, एक्स वाई जेड। देखिए ना, एक सीधी रेखा। जब ये आइए गया तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? मैं फिर से बोलूंगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार विजिट करिए। नीचे जो लोगो दिया है उस पर टच करिए, ऊपर प्लेलिस्ट आएगा, देखिए। मैं बहुत कुछ पढ़ा रखा हूँ। सभी चैप्टर का मास्टर वीडियो है, जिससे आप जल्दी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने असाइनमेंट से सभी चैप्टर को बारीकी से सजा के सॉल्यूशन दिया है। किसी भी असाइनमेंट को बना लिए, किसी भी चैप्टर को, उसका 90% क्वेश्चन आप किसी भी बुक को उठाइएगा, बना के रख दीजिएगा। इतना बारीकी से पढ़ाया गया। 2700-3200 का फुल सॉल्यूशन दिया गया है पूरे तरीका से। इसलिए खुद देखिए, दोस्तों को शेयर करिए। उन्हें इस प्रकार के कंटेंट नहीं मिल पाता है। इतना कंटेंट डाल दिया हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर से जरूर होगा। बाकी यूथ का सॉल्यूशन तो चल ही रहा है, लगातार ताबड़तोड़ से प्रैक्टिस मारते रहिए। इस बार आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।